बच्चों हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था सोशल साइकोलॉजी, डिफरेंट लाइफ इवेंट्स में, ये डिफरेंट लाइफ डोमेन्स पे सोशल साइकोलॉजी को किस किस तरह से और कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हम लोगों ने हेल्थ से रिलेटेड पढ़ा था, फिर हम लोगों ने लोनलीनेस से रिलेटेड पढ़ा था, स्ट्रेस से रिलेटेड पढ़ा था, हम लोगों ने अपने आप ये कह सकते हैं कि जुडिशियल सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जज और जूरिस के बारे में, यानी कि हम लोग अगर देखा जाए तो फोरेंसिक में किस किस तरह से इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने इसको रिलेट किया था अपनी पर्सनल हैप्पीनेस के साथ, कि पर्सनल हैप्पीनेस को ज़्यादा बढ़ाने में, उसको इंक्रीज करने में सोशल साइकोलॉजी किस किस तरह से हमें हेल्प आउट कर सकती है। होप सो उससे रिलेटेड हम लोगों ने ओवरव्यू भी कर लिया था, आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ चुका होगा। अब ये आप मुझे बताएंगे कि आपको समझ आया है या नहीं आया। बच्चों मैं आपसे पूछ रही हूँ एमएससी। जी मैम, आ गया तो समझ। किसी को कोई भी उसमें डिफिकल्टी आ रही हो या कुछ ना समझ आया हो। जी जी। नहीं मैम, समझ आ गया था। चलें जी, फिर ठीक है। साथ साथ मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस भी एक दफा बता दिए थे, तो वो भी हो सकता, मतलब वो भी क्लियर हो ही गए होंगे आपको। जी बच्चों। अच्छा बच्चों, चलें फिर आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो कि रिलेट कर रहा है लीडरशिप के साथ। एक्चुअली बच्चों, जो लीडरशिप से रिलेटेड आपको जो भी चैप्टर मिलेंगे या लीडरशिप से रिलेटेड चीजें सोशल साइकोलॉजी में, वो बहुत, आप ये कह लें कि बहुत थोड़ी हैं, या पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है, ज्यादा कोई एक्चुअली स्पेसिफिकली कोई चैप्टर नहीं है जो कि टोटली लीडरशिप के साथ रिलेट करता हो। लीडरशिप से रिलेटेड चैप्टर ज्यादातर मिलते हैं इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन की बुक में, यानी कि हम लोग अपनी इंडस्ट्रीज में या डिफरेंट, आप ये कह लें कि ऑर्गेनाइजेशंस में किस किस तरह से लोगों को लीड कर सकते हैं, हमारे अंदर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि हमें एक इफेक्टिव लीडर बनने में या लोगों को एक इफेक्टिव वे में अपने साथ लेके चलने में हेल्प आउट कर रही होती हैं। तो इसीलिए जो ये चैप्टर है, फिर मैंने उस बुक से लिया है। लरे मैंने आपको ये मेल किया था, मैं आपको बताना भूल गई थी, चलें आप चेक कर लीजिएगा और उसके बाद सब स्टूडेंट्स को मैम भी दे मेरे दीजिए। पास आ गया, अभी मैंने ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया, मिल गया मुझे। जी जी, कोई बात नहीं, आप बाद में कर दीजिएगा। अभी आपके सामने ये स्क्रीन तो सबको शो हो ही रही है, तो चलें आप यहाँ से पढ़ लें। अच्छा बच्चों, हम लीडरशिप के सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली हम लोग देखेंगे लीडरशिप की डेफिनेशन क्या है। अब आप, अगर आपसे पूछा जाए तो आप किस पर्सन को लीडर कहेंगे, या लीडर का क्या मतलब है बच्चों। मैम लीडरशिप, लीडर हम उसको कह सकते हैं कि जो कि एक खास लोगों के ग्रुप पे असर और रसूख रखता है और अपनी बात मनवाने की उसमें सलाहियत। यानी कि उसका किसी ना किसी तरह से आप ये कह लें कि ग्रुप के ऊपर इन्फ्लुएंस होना चाहिए। यस मैम। यही कह रहे हैं ना आप। तो आप लोगों ने भी देखा होगा बच्चों, जब आप सोशल साइकोलॉजी की बुक्स भी देखेंगे, इवन लीडरशिप से रिलेटेड जो ज्यादा चीजें हैं, वो लीडरशिप से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक चैप्टर नहीं मिलता, लेकिन लीडरशिप से रिलेटेड अब ये कह लें कि पॉइंट मिल जाते हैं जो कि स्पेसिफिकली ग्रुप इन्फ्लुएंस में ही उन्होंने डाले हैं। यानी कि एक लीडर का एक ग्रुप के ऊपर इन्फ्लुएंस होना चाहिए कि वो उस ग्रुप को किसी भी काम को करने की तरफ लेकर जाए, उसे गाइड कर सके, और काम करवा के, मतलब उस काम को सिर्फ करवाने की तरफ लेकर नहीं जाना, बल्कि उस काम को अब अचीव भी करना है, या कोई ना कोई आपने अपने लिए गोल सेट किए हुए हैं, तो आप उन गोल्स को किस किस तरह से अचीव कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने आपको दो डेफिनेशन नजर आ रही होंगी लीडरशिप की, जिसमें फर्स्ट वन है कि लीडरशिप आप कह सकते हैं कि एबिलिटी टू डायरेक्ट अ ग्रुप टुवर्ड्स द अटेनमेंट या अचीवमेंट ऑफ द गोल्स। अब इसी तरह नेक्स्ट जो आपको एक और डेफिनेशन नजर आ रही है जो कि हाईलाइट की हुई है बच्चों, उसमें वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें हम दूसरों को डायरेक्ट करते हैं, और अब यहाँ पे उसने इंस्पायर का वर्ड भी यूज किया कि लोग आपकी बातों को सिर्फ तब समझेंगे, मानेंगे या सुनेंगे जब आप एक्चुअली अपनी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स से या अपनी पर्सनैलिटी के थ्रू उन्हें इंस्पायर भी करते हो, यानी कि लोग चाह रहे हों कि वो आपकी बातों को माने। सिर्फ आपका रैंक उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल नहीं करता। हाँ, बहुत सी जगह ऐसी हैं या बहुत सी सिचुएशन ऐसी होती हैं जहाँ पे आप पर्सन की पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स को या उसकी पर्सनैलिटी को बोधन नहीं कर रहे होते, एक्चुअली उसका स्पेसिफिक एक रैंक होता है जहाँ पे एक्चुअली हम लोग ओबीडियंस शो कर रहे होते हैं, और इन द फॉर्म ऑफ ओबीडियंस, जिसकी आप ओबीडियंस शो कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम उसे लीडरशिप का नाम दे देते हैं। बहुत सी जगहों पे हम इस तरह से भी देख रहे होते हैं। अब देखा जाए तो लीडरशिप को, हम लीडर्स को बाजू का एक, आप ये कह लें कि एक हीरो टाइप फिगर कंसीडर कर रहे होते हैं।
एक ऐसा पर्सन कि हम लोग अगर उसकी हर बात मान रहे हैं, उसके बताए हुए कामों पे चल रहे हैं, और वो हमें अगर डायरेक्ट कर रहा है तो हम उसकी डायरेक्शन का जवाब दे रहे हैं, उसको देख रहे हैं, तो एक्चुअली उस पर्सन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जरूर होनी चाहिए, या हमारे लिए वो एक हीरो की तरह होता है कि जब भी हमें किसी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा, या हम लोग किसी, आप ये कह लें कि किसी आप ये ऐसी सिचुएशन में होंगे कि जिस सिचुएशन से हम बच नहीं सकते, या वो सिचुएशन हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है, तो एक्चुअली तब हमारा लीडर जो है वो हमारे काम आ सकता है। अगर आप इसको ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहां पे हम लोग मैनेजर को भी लीडर करते हैं, सुपरवाइजर को भी लीडर कह रहे होते हैं। आप अगर अपने कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम अपने प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को लीडर कह रहे होते हैं, कि यानी कि वो हमें एक तरफ लीड करके लेकर जा रहे हैं। और अगर आपको लीडर एक ठीक डायरेक्शन में लीड नहीं कर रहा है, आपको एक ठीक तरफ नहीं लेकर जा रहा, तो ऑब्वियसली सिर्फ उसे ही नहीं, बल्कि आपको भी उसके साथ बहुत सी हार्डशिप्स को, बल्कि उसके रिलेटेड जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं उन्हें फेस करना पड़ रहा है। अब बहुत सी जगहों पे ऐसा होता है बच्चों के, ऑब्वियसली लीडर्स की एक फॉर्मल पोजीशन होती है, जैसे अभी हमने मैनेजर्स के बारे में पढ़ा, सुपरवाइजर के बारे में पढ़ा, या प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ा, या इन चीजों के बारे में पढ़ा। यहाँ पे एक फॉर्मल पोजीशन है, यानी कि कोई ना कोई एक ऐसा स्टेटस है कि हम उस स्टेटस की वजह से उस पर्सन को लीडर कंसीडर कर रहे हैं। अब हो सकता है कि उस पर्सन के अंदर पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी ना हो, या मे बी हम उस पर्सन की इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट उस वे में ना करते हो, लेकिन हमें ये लग रहा है कि एक्चुअली वो पर्सन हमें डायरेक्ट कर रहा है, या उसकी पोस्ट हमसे ज्यादा है, तो इस वजह से हम उसे ज्यादा अच्छा समझ रहे हैं, उसकी बातों को मान रहे हैं। अब इसी तरह बहुत से वेज या बहुत से सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं जहाँ पे एक फॉर्मल सेटिंग नहीं होती, लेकिन हम वहां पे भी किसी पर्सन को किसी न किसी वे में उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग लीडर बना लेते हैं। जैसे आप दोस्तों में नहीं बना देते, अपने ग्रुप में बना देते हैं कि फलां पर्सन मतलब वो बहुत अच्छी असाइनमेंट बनाता है, तो इट मीन्स कि सारी असाइनमेंट बस वो बनाएगा। अगर हमें वो सिखा रहा है कि तुमने यहाँ पे ये बोलना है, तुमने ये चीज को इस तरह से प्रेजेंट करना है, तो जैसे जैसे वो बोल रहा है, क्योंकि आपका उसके ऊपर ट्रस्ट का लेवल इतना ज्यादा हाई होता है कि आपको लग रहा होता है कि उसकी करेक्टरिस्टिक्स या उसकी जो आप ये कह लें कि एक्सपर्टीज इन चीजों में इतनी ज्यादा अच्छी है कि हम लोगों को उसके साथ कोई आर्ग्यूमेंट करने की या उसके अगेंस्ट जाने की जरूरत ही नहीं है, ना हमें आपस में एक दूसरे के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट रखना चाहिए। तो वहां पे बहुत से इनफॉर्मल वे में भी हम लोग लीडर्स एक दूसरे के साथ बना लेते हैं। इसी तरह आपके फ्रेंड्स में भी बहुत से लीडर्स इस तरह के होते हैं ना कि उससे पूछे बगैर कोई काम नहीं करना। इवन अगर आप घर में देखें तो बहन भाइयों में, ठीक है, आप बड़े बहन भाई की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं, आप उनकी बहुत सी बातों को मान रहे होते हैं, लेकिन हर घर में हमेशा सिर्फ बड़े बहन भाई की बात नहीं मानी जाती। बाज़ औक़ात कोई, आप ये कह लें कि मिडल वन या सबसे छोटा बहन भाई भी ऐसा होता है कि जिसको चीज़ों को देखने, समझने, उनको अंडरस्टैंड करने की, उनको इंटरप्रेट करने की, और उसके बाद उन्हें आप पे अप्लाई करने की एक ऐसी एबिलिटी होती है कि उस एबिलिटी की वजह से आहिस्ता-आहिस्ता घर वाले अगर उसे बहुत ज़्यादा अक्लमंद समझ रहे हैं, तो एक तरह से वो घर को भी लीड करना स्टार्ट हो जाता है। हो सकता है मे बी आपके घर में भी कोई ऐसा ही हो कि अगर आप शॉपिंग पे जा रहे हैं तो आपका कहें कि जी हम फलां भाई को या फलां बहन को साथ लेके जाएंगे, क्योंकि वो उन चीजों को ज्यादा अच्छी तरह से देखता है, या उसकी समझ बूझ उन चीजों में ज्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू अस। यानी कि अगर हम लीडर को देखें तो लीडर वो पर्सन होता है जो कि हमारे लिए, यानी कि अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए भी किसी ना किसी वे में इफेक्टिव हो। ठीक है बच्चों, क्लियर है? जी मैम। बच्चों समझ आ रही है, आवाज आ रही है सबको? जी मैम आ रही है। चलिए बच्चों, अगर यहाँ से कहीं से भी अगर आपको ना समझ आए या कहीं से भी कोई आपको पॉइंट क्लियर ना हो तो फौरन पूछ लीजिएगा। जी मैम। अच्छा बच्चों, हम लोग लीडरशिप की हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ ली है। अब लीडरशिप से ऑब्वियसली लीडरशिप से बहुत सी जो थेरीज हैं वो भी रिलेट कर रहे हैं। कुछ थेरीज होती हैं जो कि यूनिवर्सली आप ये कह लें कि एक जैसी होती हैं, और वो हर अराउंड दी वर्ल्ड आप ये कह लें कि जैसे एक यूनिवर्सल ट्रूथ का फार्मूला होता है ना, इस तरह उन थेरीज का भी फार्मूला होता है कि अराउंड द ग्लोब उन थेरीज को हमेशा इसी तरह से देखा जाता है जिस तरह से रिसर्चर ने या ऑथर ने उन्हें डिस्क्राइब किया। अब यहाँ पे लीडरशिप से रिलेटेड जो यूनिवर्सलिस्ट थेरीज हैं उनके बारे में हम लोग देखें तो ज्यादातर देखा जाता है ग्रेट मैन थेरी को, ट्रेड थेरी को, बिहेवियरल थेरीज को, और ओहायो स्टेट और मिशिगन यूनिवर्सिटी की स्टडीज थी जो कि उन्होंने स्पेसिफिकली की ही लीडरशिप पे थी, और उन लीडरशिप के अकॉर्डिंग, मतलब उन स्टडीज के अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए थे कि लीडर्स में एक्चुअली वो पॉइंट्स होने चाहिए। अब हम वन बाय वन इन सारी थेरीज को देखेंगे भी। अब इन थेरीज के अलावा बहुत सी और थेरीज भी हैं
जो कि स्पेसिफिकली लीडरशिप के साथ रिलेट कर रही होती हैं। अब वो थेरीज कौन कौन सी हैं आपको अपने स्क्रीन पे नजर भी आ रही हैं बच्चों, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑब्वियसली हमारी ग्रेट मैन थेरी ही है, और उसके बाद ट्रेड थ्योरी है, उसके बाद हमारी बिहेवियरल थेरीज हैं। अब बिहेवियरल थेरीज फर्दर डिवाइड हो जाती हैं टू थेरीज में, जिसमें फर्स्ट वन है रोल थेरी एंड द सेकंड वन है मैनेजरियल ग्रिड थेरी। अब मैनेजरियल ग्रिड थेरी को बच्चों अकेला ग्रिड मॉडल या ग्रिड थेरी भी कहते हैं, बहुत सी जगहों पे मैनेजरियल का वर्ड लिखा ही नहीं होता। इसके बारे में हम पढ़ेंगे तो वहां पे आपको जरा ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद है पार्टिसिपेटिव लीडरशिप थ्योरी, जिसमें लेवंस की लीडरशिप स्टाइल्स हैं, लिकर्ट्स के लीडरशिप स्टाइल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर है सिचुएशनल लीडरशिप, जिसमें हैसरे की, बेलेनकोर्ट की सिचुएशनल लीडरशिप के बारे में थेरीज हैं। फिर हाउस की पाथ गोल थ्योरी ऑफ लीडरशिप है। फिर रोम एंड येटन की नॉर्मेटिव मॉडल है लीडरशिप का। उसके बाद बच्चों हमारी कंटीजेंसी थेरीज हैं, जो कि कोग्निटिव रिसोर्सेज थेरी से रिलेट करती हैं, जिसमें हम लोगों ने फील्डर्स की को वर्क थेरी के बारे में पढ़ना है। फिर स्ट्रेटेजी कंटीजेंसीज थेरीज के बारे में पढ़ना है। उसके बाद है बच्चों ट्रांजैक्शनल लीडरशिप है, जिसमें लीडर मेंबर एक्सचेंज थेरी के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। उसके बाद है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में आगे फर्दर डिवाइड हो जाती है 3 थेरीज में। इसमें सबसे पहले कोजिस्की और पोजनर की लीडरशिप पार्टिसिपेशन इन्वेंट्री के बारे में, कि आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने ये इन्वेंट्री किस तरह से इन्वेंट की थी। उसके बाद बर्न्स की ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप थ्योरी है। उसके बाद बेस की ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप थ्योरी है। अब जो ये थेरीज आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रही हैं, एक्चुअली बच्चों ये वो थेरीज हैं जो कि अराउंड द ग्लोब बहुत सी जगहों पे अकॉर्डिंग टू, जैसे अगर सिचुएशनल थेरी है तो वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग या इवेंट्स के अकॉर्डिंग या कल्चर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। इसी तरह कॉन्टीजेंसी थ्योरी है, क्योंकि उसमें कोग्निटिव प्रोसेसेस का ज्यादा अमल दखल होता है, तो वो हर कल्चर के अकॉर्डिंग या हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग ऑब्वियसली आपका थिंकिंग पैटर्न जो है वो चेंज हो जाते हैं, कोग्निटिव स्टाइल चेंज हो जाते हैं, आप चीजों को अलग अलग तरह से देख रहे होते हैं। तो वहां पे इस थ्योरी का आप ये कह लें कि अप्लाई करने का जो काम है वो अलग तरह से चेंज हो जाता है। फिर इसी तरह ट्रांजैक्शनल थ्योरी है, जिसमें हम लोग एक्सचेंज के थ्रू काम कर रहे होते हैं, लीडर और आप ये कह लें सबऑर्डिनेट्स के थ्रू। और ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी है, वो भी कल्चर के अकॉर्डिंग हम सब के अंदर कोई ना कोई ट्रांसफॉर्म आ रहा होता है और हम चीजों को अलग अलग तरह से देख रहे होते हैं। तो कुछ थेरीज हैं जो कि कल्चर के अकॉर्डिंग आप चेंजेस उसमें देखेंगे, लेकिन जो यूनिवर्सल थेरीज हैं वो हर, आप कहीं पे भी जा रहे हैं, आप किसी भी कंट्री में हैं, आप किसी भी सेटिंग में हैं, जो यूनिवर्सल थेरीज हैं वो हर जगह एक ही तरह से अप्लाई हो रही है। अब यूनिवर्सल थेरी में जो सबसे फर्स्ट वन है वो है बच्चों ग्रेट मैन थ्योरी। अब ग्रेट मैन थ्योरी जो थी एक्चुअली वो कहीं ना कहीं अरिस्टोटल की जो फिलोसफी थी उससे ज्यादा एम्फसाइज कर रही थी। अब उनका ये कहना था कि जो ग्रेट लीडर्स होते हैं, या वो थेरीज की अगर हमें ये कहा जाए कि जो लीडर कौन होता है, तो उनके अकॉर्डिंग ये था कि आप किसी पर्सन को लीडर बना नहीं सकते आप, बल्कि लीडर एक्चुअली आप ये वो कहते हैं कि लीडर बाय बर्थ होता है, और लीडर एक्चुअली लीड वही पर्सन करता है जो कि पैदा ही लीड करने के लिए हुआ हो, या उसके अंदर ऐसी कुछ आप ये कह लें कि उसकी पर्सनैलिटी या उसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती हैं जो कि उसे बाय बर्थ या चाइल्डहुड में ही ये डिपिक्ट कर देती हैं कि वो पर्सन एक्चुअली कहीं ना कहीं किसी ना किसी काम पे या किसी न किसी मौके पे दूसरों को लीड करेगा। अब उसके डिफरेंट आप ये कह लें कि नेचुरल लीडर्स होते हैं, या आप ये कह लें कि वो कहते हैं कि लीडर जो है आप उसे ट्रेनिंग दे के नहीं बना सकते, आप उसे कुछ सिखा नहीं सकते, बल्कि वो चीजें एक्चुअली उसने पहले से सीखी होती हैं और उन सीखने की वजह से उन चीजों को वो आगे लेकर चलता है। अब ये थ्योरी कितनी ज्यादा ठीक थी नहीं थी, इन चीजों के बारे में तो हम खैर बहस चलती ही आ रही है। अगर आप लोगों से मैम पूछो आपका इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू, आपको क्या लगता है हम लीडर बना नहीं सकते? मैम इन्होंने नेचर एंड नर्चर जो कंट्रोवर्सी है उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया है, क्योंकि नेचर भी उतनी मेरे ख्याल में मतलब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी बच्चों, इन्होंने नेचर कहा था कि बस आपके अंदर जो भी है, अगर आप बाय बर्थ हैं, वो बाय नेचर ने बर्थ। आपके अंदर जो चीजें रखी हैं अगर वो हैं तो आप लीडर हैं, अदरवाइज कोई सिखा के आपको लीडर नहीं बनाएगा। आप ये नहीं करेंगे कि जी आपको फलां ट्रेनिंग दी जाए कि आप लीड इस तरह से करेंगे, इन वेज में करेंगे, तो इन्होंने इसको टोटली रॉन्ग कर दिया। अब यहाँ पे बिल्कुल चलिए मैम। हम एग्जांपल लेते मैम हैं। हालांकि जी जी। मैम हम बच्चों की पेरेंटिंग भी तो खुद ही करते हैं ना, तो हम इस तरह की चीजें में डेवलप कर सकते हैं कि वो लीडरशिप आगे जाके लीडर बन सके। तो ये सब उनकी पेरेंटिंग पे डिपेंड नहीं करता, मतलब बाय बर्थ ऐसी कोई चीज होना अंदर जिससे हम लीडर कहला जाएं। आई डोंट थिंक सो कि ये बात ठीक है। ऑब्वियसली बच्चों करता है, यहीं पे तो ये भी सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म भी तो यही हुआ था ना। जी जी मुबारक बोले।
मैम जेबी वॉटसन ने आई थिंक बात की थी कि आप मुझे बच्चे दें, आप जो चाहें मैं जी उनको बना दूंगा, तो वो नर्चर की। एग्जैक्टली बच्चों, अब आप देखें आपके पास अगर फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है या आपने किसी को पढ़ना ही सिखाना है, अब वो अब आपके पास एक स्टूडेंट आ रहा है जो कैसे बैकग्राउंड से आता है, जहाँ पे घर में भी उसको बहुत ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, उसको पढ़ाया जा रहा है, वो इन्हीं चीजों के साथ इंडल्ज है जी, अब आप कलरिंग कर रहे हैं, अब आप लिख लें, अब ये कर लें, तो उसे अब यहाँ पे थोड़ा सी चीजों का पता है। अब एक स्टूडेंट आपके पास आ रहा है जो कि जिसके घर में ऐसा कोई माहौल नहीं है, उसने चीजों को देखा नहीं है, लेकिन जब वो आपके पास आ रहा है, आप दोनों को एक जैसा टाइम दे रहे हैं, एक जैसा पढ़ा रहे हैं, एक जैसे रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या होगा, आप दोनों को एक ही तरह की चीज सिखाएंगे। अब यहाँ पे मैं ये बता रही हूँ कि बच्चों, कोई भी थ्योरी जब अराइज होती है तब तक वो ठीक मानी जाती है जब तक कि बहुत से रिसर्चेस या बहुत से और लोग आके उस पर कोई क्रिटिक नहीं करते। ऑब्वियसली इस थ्योरी को ज्यादा अच्छा माना भी नहीं जाता, और हाँ कहीं ना कहीं ये बहुत सी जगहों पे ठीक भी होती है। कहा जाता है कि बहुत से बच्चे हैं जिनको भी छोटे होते ही, आपने वो कहावत से सुनी हुई है ना बच्चों के, अब मुझे कहावत ही नहीं याद आ रही, पता नहीं कुछ मैम थी कि जिसमें वो सबसे बच्चे, ये जी जी बोलिए बोलिए। जिस तरह आपने बात की है कि सबसे जो मेन क्रिटिसिज्म हुआ होगा वो यही है, कंट्रोवर्सी, मतलब नेचर एंड नर्चर। अब देखें, ये जिस तरह बात करें कि बाई बर्थ लीडर जो पैदा होते हैं तो वही लीडरशिप मतलब करते हैं, वही लीडर बनते हैं। तो अब देखें, जिस मतलब बंदे में एक में क्वालिटीज तो हैं लीडरशिप वाली, लेकिन उसको नर्चरी घर में वो नहीं मिलता, मतलब उसको पैम्परिंग की जाती है, इस तरह उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है कि मतलब वो बाहर किसी का सामना ही नहीं कर सकता, किसी से बात ही नहीं कर सकता, तो वो लीडरशिप क्या करेगा। जी बच्चों एग्जैक्टली, मतलब आप लोग हम लोग, मतलब यंग जनरेशन या आप लोग, या जब आप इससे भी थोड़ा यंग होंगे, तो हम सब लोगों को, जो बच्चों ये जोडिक साइंस होते हैं हमारे, हमारा उन पे बहुत रिलेट है। या बहुत से लोग कहते हैं जी फॉर एग्जांपल कैप्रिकॉन्स हैं तो वो ऐसे होते हैं, या लियो हैं तो उनके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो हम लोग भी कहीं ना कहीं उन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होने लग जाते हैं। हमें लगता है कि जो लियो होते हैं वो हमेशा लीडर्स होते हैं, हाँ मतलब ठीक है उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती हैं, लेकिन अगर उन कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाने के लिए उनको अपॉर्चुनिटीज ही ना दी जाए या उनको सिखाया ही ना जाए, तो उनकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। तो इसी तरह सबसे पहला जो कॉन्फ्लिक्ट जैसे नेचर और नर्चर का ही कॉन्फ्लिक्ट था, तो जिसकी वजह से आप कहीं पे भी इसको देखेंगे इस थ्योरी को, तो आपको बहुत सी जगहों पे ये थ्योरी रिजेक्ट होती ही नजर आएगी। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए कि एक एम्पायर खड़ी कर दी है किसी ने, या कोई ऑर्गेनाइजेशन बना ली है, अब फादर ने वो ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, अब फॉर एग्जांपल उसके मतलब आप ये देख लें कि उसका आगे बेटा आया तो उसने उस ऑर्गेनाइजेशन को संभालना शुरू किया है। अब हो सकता है उसने वो चीजें सीखी ना हो, या उसको ये कह दिया जाए कि ये तो पैदा ही सिर्फ हुकूमत करने के लिए हुआ था या रूल करने के लिए हुआ था, लेकिन क्यों कि उसका इंटरेस्ट रूल करने में नहीं है, बल्कि उसका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं ओबे करने में ज्यादा है। हो सकता है वो आपके आइडियाज लेके ज्यादा अच्छा काम कर सके, उसको खुद इतने अच्छे आइडियाज देने ना आते हों, या खुद आइडियाज को अपने लिए सिलेक्ट करना ना आता हो, तो चीजें जो है वो कहीं ना कहीं चेंज कर देती हैं। तो इसी वजह से ग्रेट मैन थ्योरी को सबसे ज्यादा, मतलब आप ये कह लेंगे कहीं पे भी इतना ज्यादा आप इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी में भी पढ़ेंगे या आप डिफरेंट और जगहों पे भी पढ़ेंगे, तो इसको ज्यादा नहीं देखा जाता। लेकिन एज कम्पेयर टू ग्रेट मैन थ्योरी, जो ट्रेड थ्योरी है या हमने बाकी जितनी भी थ्योरीज पढ़ी हैं, वो किसी ना किसी जगह पे, किसी ना किसी टाइम पे, किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई हो रही होती है। क्लियर है बच्चों? जी मैम। यस। अब यहाँ पे एक्चुअली जो ग्रेट मैन थ्योरी से रिलेटेड आपको जहाँ पे ज्यादातर जो काम नजर आएगा या ज्यादातर जो उसके हक में था, वो थॉमस कार्लाइल था। थॉमस कार्लाइल ग्रेट मैन थ्योरी के बारे में जो एक कोटेशन बोलता है, वो बच्चों आपको नजर आ रही है। उसका ये कहना था कि एक्चुअली अगर आप ये कह लें कि कोई भी एक अजीम पर्सन, मतलब उसने ये कहा था कि जो अजीम इंसान होता है, जो उसकी जो जिंदगी है वो कभी भी बेफायदा नहीं होती, बल्कि जो हिस्ट्री है, दुनिया की हिस्ट्री जितनी भी है वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बायोग्राफी है। ग्रेट मतलब अजीम लोगों की सिर्फ बायोग्राफी पे बेस कर रही है, वरना ये दुनिया कुछ भी ना हो। अब यहाँ पे उसने टोटली सिर्फ ग्रेट मैन थ्योरी को एम्फसाइज किया था। हो सकता है बच्चों तब तक नेचर और नर्चर का जो आइडिया है वो आया ही ना हो, लोगों को इस बारे में पता ही ना हो, जिसकी वजह से वो सिर्फ जो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या हमारे जो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या आप ये कह लें कि आपके जो इननेट इंस्टिंक्ट्स होती हैं, ज्यादातर लोग फोकस ही सिर्फ उन पे करते हैं। तो कार्लाइल जो है वो ग्रेट मैन थ्योरी के हक में कहीं पे भी आप पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा आपको इसके बारे में ही सुनने को मिलेगा। किसने सबसे ज्यादा एम्फसाइज किया था ग्रेट मैन थ्योरी पे?
उसके बाद अगर हम देखें बच्चों, मतलब ग्रेट मैन थ्योरी के बारे में इससे ज्यादा आपको कहीं पे भी, हाँ इससे रिलेट बहुत सी चीजें मिल जाएंगी, बहुत से लोग इसके हक में भी बोलते हैं, जैसे वो एग्जाम्पल दे रहे होते हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट की एग्जाम्पल दे रहे होते हैं, चंगेज खान की एग्जाम्पल दे रहे होते हैं, या बहुत से इस तरह से, जैसे हमारे बच्चों अगर देखा जाए तो अगर हम लोग मुगल एम्पायर के बारे में देखें, उन लोगों की एग्जाम्पल दे रहे होते हैं, तो उन लोगों का कहना होता है कि ग्रेट मैन जो है, ग्रेट मैन थ्योरी यहाँ 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 इन जगहों पे वो वर्क कर रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो ग्रेट मैन थ्योरी उन जगहों पे वर्क नहीं कर रही थी, एक्चुअली वो सिचुएशन थी जो कि कहीं ना कहीं उन लोगों को फैसिलिटेट कर रही थी, और जहां पे वो सिचुएशन चेंज होना स्टार्ट हुई तो वहां पे क्या हुआ, बहुत बड़ी बड़ी एम्पायर्स हैं जो कि बिल्कुल खत्म हो गई। इवन अगर आप मुगल एम्पायर के बारे में, या जो हमारी एम्पायर थी, वो भी तो इसी वजह से खत्म हुई थी ना, कि आहिस्ता आहिस्ता सिचुएशन चेंज हो गई, आपके वैसे सर्कमस्टांसेस चेंज होने लग गए। अब इवेंट जो थे वो उस तरह से नहीं आने लग गए, जब दूसरे लोगों को लगा कि वो अपने, आप ये कह लें कि रूलर से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, या उनके पास उनसे ज्यादा अच्छी नॉलेज है, या उनके पास एबिलिटीज ज्यादा अच्छी हैं कि वो लोगों पे हुकूमत करें, तो वहां पे क्या हो गया, उन्होंने रूल आउट किया, उनका ओबीडियंस शो करना बिल्कुल खत्म कर दिया, और वहां से एक नई आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट स्टार्ट हुई। अब जो ट्रेड थ्योरी है वो ज्यादातर बेस करती है कि एक्चुअली हर पर्सन के अंदर कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, या कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि उसकी पर्सनैलिटी को बनाती हैं, और पर्सनैलिटी के बनने में वो कैरेक्टरिस्टिक्स, या कहीं ना कहीं उन कैरेक्टरिस्टिक्स को शेप अप करके, या उन कैरेक्टरिस्टिक्स को मॉडिफाई करके आप एक पर्सन को एक अच्छा लीडर बना सकते हैं। जैसे अभी मुबारक ने एग्जांपल दी कि एक पर्सन के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन अगर उसे बहुत ज्यादा पैम्पर्ड किया जा रहा है, उसे ऐसे सिचुएशन के अंदर लाया ही नहीं जा रहा कि वो जहाँ पे जाके डिफिकल्टीज को फेस कर सके, या जहाँ पे जाके वो कोई अपना डिसीजन बना सके, तो ऑब्वियसली वो कहीं पे भी डिसीजन को फॉलो नहीं कर सकेगा, या डिसीजन को अप्लाई नहीं कर सकेगा। लेकिन ठीक है, अगर हमें पता चल रहा है कि इस पर्सन के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, उसको सिचुएशन ऐसी नहीं दी गई, लेकिन चलें हम लोग उसे सिखा के, या उसकी उन कैरेक्टरिस्टिक्स को पॉलिश करके या मॉडिफाई करके उसको काम में ला सके, तो वहां पे हम उसको एक अच्छा लीडर बना सकते हैं। फिर इसी तरह जो ट्रेड थ्योरी है वो एक्चुअली उसका ज्यादातर फीचर, मतलब एक इम्पोर्टेंट फीचर उसका यही था कि एक्चुअली वो लोगों के अंदर उन ट्रेड्स को देखती थी कि क्या किसी पर्सन के अंदर वो ट्रेड्स हैं कि हम उन ट्रेड्स को देख के कह सकें कि ये पर्सन एक अच्छा लीडर बन सकता है। जब आप क्लास में होते हैं, आपको इवन जब आपकी इंटर्नशिप होती है, प्रेजेंटेशन होती है, वहां पे भी, या आप स्कूल लेवल से देख लें बच्चों, आपको बहुत से काम दिए जाते हैं, छोटे मोटे क्लास के काम असाइन कर दिए जाते हैं, और वो काम असाइन करने का मतलब क्या होता है, सिर्फ ये देखना चाह रहे होते हैं कि क्या आप के अंदर एबिलिटी है कि आप लोगों को अपने साथ लेकर चल सके। अब आपने देखा होगा आपके जीआर सीआर होते हैं, अब बहुत सी क्लास में या बहुत सी क्लासेस आपकी यूनिवर्सिटीज में ऐसी, मतलब यूनिवर्सिटी में क्या आपके डिपार्टमेंट में बहुत सी क्लासेस ऐसी होंगी जहाँ पे हो सकता है सारे काम सिर्फ सीआर करता हो, जीआर को कुछ पता भी ना हो। अब इस तरह बहुत सी हो सकता है कोई क्लास ऐसी हो जहाँ पे सारे काम सिर्फ जीआर ही करती हैं और सीआर को बिल्कुल भी खबर ही ना हो कि क्या हुआ। अब वहां पे हमें नहीं पता था कि उनके अंदर ऐसी ट्रेड्स हैं बनने की या नहीं, लेकिन वहां पे अगर आप किसी को ट्रेड्स की बेस पे देखें, या कोई काम असाइन करें, या आप उन्हें कह लें कि आप उन्हें कोई टारगेट दे दें कि आप फलां काम करेंगे, उस काम करने में या उस टारगेट को अचीव करने में, उस गोल को फुलफिल करने में अगर आपके इतने परसेंट मार्क्स आ जाएंगे, या अगर आप वो अचीव कर लेंगे अच्छे तरीके से, तो इट मीन्स कि वो पर्सन सीआर जीआर होगा। तो मुझे लगता है बहुत से सीआर जीआर अब तक हुए ही ना। तो ट्रेड थ्योरी भी एक्चुअली स्पेसिफिकली फोकस सिर्फ इसी बात पे कर रही होती है कि हमें लोगों के अंदर उन ट्रेड्स को ढूंढना है कि जिन ट्रेड्स को हम फोकस करके, या जिन ट्रेड्स को देख के हम उन्हें एक और ज्यादा अच्छा पर्सन बना सकते हैं, या आप ये कह लें कि अपनी हमारी जो सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर ज्यादा आप कह लें कि वो सोसाइटी का एक अच्छा पर्सन बन सकते हैं जो कि उसके लिए बेनिफिशियल हो। तो इसी वजह से ट्रेड थ्योरी को यहाँ पे डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट तरह से आप कह सकते हैं बच्चों कि देखा जाता है और उस पर काम किया जाता है। अब अगर हम ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड पढ़ें कुछ मॉडल्स, जैसे आपके सामने आ रहा है कि ट्रेड थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारी पर्सनालिटी के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। अब यहाँ पे उन्होंने कुछ बताई हुई, जिसमें हमारी एबिलिटीज होनी चाहिए कि हमें दूसरों के सुपरवाइज करना आता हो, हमें उनको साथ लेके चलना आता हो। फिर हमारे अंदर जो इंटेलिजेंस है, ऑब्वियसली वो दूसरे लोगों से, ये हमें लग रहा है कि हम अगर दूसरों को आगे लेके चल सकते हैं या उन्हें लीड कर सकते हैं, तो हमारी इंटेलिजेंस और उनकी इंटेलिजेंस में थोड़ा बहुत डिफरेंस होना चाहिए। फिर उसके बाद ये है कि इनिशिएटिव, यानी कि कोई भी काम करने के लिए हमारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए कि हाँ ये काम हम कर सकते हैं।